नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्पण पर। आप लोगों ने वर्णमाला की एक क्लास देख ली है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास अभी भी हमारे प्लेलिस्ट में उपस्थित है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आइए आज हम अध्ययन करेंगे स्वर के बारे में। आज हम स्वर की परिभाषा देखेंगे एवं कितने आधारों पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, स्वरों को कितने आधारों पर उसको बांटा गया है, आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में स्वर के जितने भी प्रकार हैं आज हम सब पर चर्चा कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या है। तो स्वर की परिभाषा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब होता है कि उनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको हम स्वर कहते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। हमने आप लोगों को वर्णमाला की क्लास में बताया था कि हिंदी वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। तो देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्वरों की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें हिंदी विषय होता है उसमें अक्सर वर्णमाला से क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। कुछ लोग यहाँ पे 13 लगा देते हैं। 2 अयोगवाह है, अंग और आह, ये अयोगवाह में आते हैं, इनको स्वर में नहीं गिना जाता है। इसलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। आइए हम आगे देखते हैं स्वरों के भेद, कितने आधारों पर स्वरों को बांटा गया है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारी अगली हेडिंग रहेगी स्वर के भेद। स्वर के भेद तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर को आखिर कितने आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहला आधार है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर है लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अभी हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम सभी आधारों को जान लेते हैं कि किन आधारों पर स्वरों को बांटा गया है। ये पहला आधार है, इसके अंतर्गत स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा आधार है जिह्वा के आधार पर स्वर भेद। जिह्वा के आधार से तात्पर्य है कि हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का कौन सा भाग उन स्वरों को उच्चारण करने में मदद करता है। इस आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है अग्र स्वर, दूसरा आता है मध्य स्वर और तीसरा आता है पश्च स्वर। ये हमारे 2 आधार हो गए हैं। पहला है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, दूसरा है जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद है। अभी हम अलग से हेडिंग बनाकर उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद,
इसके आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। हमारा तीसरा आधार है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वर भेद। मुख खुलने के आधार पर से तात्पर्य है कि हम जब भी जो 11 स्वर है हमारे 11 स्वरों में हम जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख आधा खुलता है या पूरा खुलता है या आधे से कम खुलता है या आधे से ज़्यादा खुलता है। इस आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। अब हमारा अगला आधार है होंठ की आकृति के आधार पर स्वर भेद। होंठ की आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आवृत्तमुखी और एक है वृत्तमुखी। यानी जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको जब बोलने में हमारे जो होंठ है वो वृत्ताकार हो जाती है, तो उनको हम वृत्तमुखी कहते हैं। और कुछ स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा जो होंठ है वो वृत्ताकार नहीं होता है, उनको हम आवृत्तमुखी कहते हैं। आइए हम एक एक करके सबके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इसमें हमने बताया पहला है लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और हमारा तीसरा आ जाता है प्लुत स्वर। हेडिंग से इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। उच्चारण काल, उच्चारण का तात्पर्य होता है कि बोलना। काल मीन्स होता है समय, तो बोलने में जितना अधिक समय लगेगा उस आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। इधर है मात्रा, यदि मात्रा अधिक रहेगी तो बोलने में भी अधिक समय लगेगा, इसीलिए इसको एक ही नाम दिया जाता है। चाहे आप उच्चारण काल के आधार पर बोल दीजिए, चाहे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लघु स्वर, इसको हेडिंग बना लीजिए लघु स्वर। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद में पहले हेडिंग बना लीजिए लघु स्वर। लघु स्वर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं और इसी को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर का मतलब होता है कि इन स्वरों में केवल एक ही मात्रा होती है। लघु स्वर के इतने नाम हैं। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, लघु का मतलब भी छोटा होता है, ह्रस्व का मतलब भी छोटा होता है और एक मात्रिक मतलब होता है कि उसमें केवल एक ही मात्रा लगी हुई होती है। मूल स्वर का मतलब होता है कि जो वर्णमाला में इनकी उत्पत्ति जो है, इनकी उत्पत्ति का कोई भी मतलब है साक्ष्य नहीं है, ये पहले से ही थे। फिर इन्हीं मूल स्वरों के आधार पर जो बाकी अन्य स्वर है उनको बनाया गया है, इसीलिए इसको मूल स्वर कहते हैं। आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसकी परिभाषा है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। चाहे इसको ह्रस्व स्वर कह लीजिए, चाहे लघु स्वर कह लीजिए, चाहे मूल स्वर कह लीजिए, चाहे एक मात्रिक स्वर कह लीजिए, सभी एक ही का नाम है। इसके अंतर्गत हमारे जो हैं स्वरों में आ, ई, उ और री,
यही 4 स्वर जो हैं ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। लघु स्वर, आप लोग इसको पहले छोटा या छोटी ई, छोटा ऊ बोलते थे, तो अब से आप लोगों को एक नया नाम मिल गया है। आप लोग इसको लघु स्वर, लघु आ बोलेंगे, लघु ई बोलेंगे, लघु ऊ बोलेंगे। वर्णमाला में जो व्याकरण की दृष्टि से यही शुद्ध इसका उच्चारण है, यही इसका नाम ही है। कहीं पर भी आपको छोटा आ या छोटा ई लिखा नहीं मिलेगा। कहीं भी आप लोग जब कोई भी विद्वान पुरुष जब बोलते होंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा उसको या तो ह्रस्व आ बोलेंगे या तो लघु आ बोलेंगे। इसीलिए अब आपसे आप लोग भी इसको छोटा आ या छोटी ई ना कहकर इसको ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और ह्रस्व री ऐसे बोलेंगे। या इसको या तो लघु आ बोल दीजिए, लघु ई या लघु ऊ ऐसा बोल सकते हैं, ना कि छोटा आ छोटा ऊ ऐसा नहीं बोलना है आपसे, ठीक ना। तो लघु स्वर या मूल स्वर के अंतर्गत केवल 4 ही स्वर आते हैं, आ, ई, उ, री। यही 4 स्वर आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम दीर्घ स्वर पे आते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है। आइए हम देखते हैं दूसरा। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर हम लोगों ने लघु स्वर या ह्रस्व स्वर को देख लिया है। आइए दूसरा है दीर्घ स्वर। हमारी दूसरी हेडिंग थी दीर्घ स्वर। इसी को हम बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। इसी को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें 2 मात्रा होता है और उसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर बोलते हैं। परिभाषा इसकी, ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अंतर्गत यही 6 स्वर आते हैं। इसको हम इसको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ बोलते थे, लेकिन अब से हम लोग इसको दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बोलेंगे। बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ा ई नहीं बोलेंगे, ठीक ना। व्याकरण में इसको दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत यही 6 आते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में कि दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है, आप लोग बताएंगे 6 है, ठीक ना। दीर्घ आ, दीर्घ ऊ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। एक इंग्लिश में आता है आ, ये इसको आगत स्वर बोलते हैं। इंग्लिश व्याकरण से लिया गया स्वर है। ये भी दीर्घ स्वर में आता है, लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर टोटल संख्या पूछी जाएगी 6 ही बताना है, 6 ही बताना है ना, इसको नहीं काउंट करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया, विकल्प में दिया है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से हैं, 3 विकल्प में लघु स्वर दिए हैं और एक में आ गया अ, जो कि आगत, इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। तो हम इस पर टिक लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा दीर्घ में आता है। इसको आगत स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको विदेशी व्याकरण से लिया गया है। इंग्लिश जो है वो विदेशी भाषा का है। अगर हम इस फारसी भाषा भी हमारे लिए विदेशी है, कुछ से शब्द फारसी भाषा से भी लिए जाते हैं। तो मतलब जो भी विदेश की भाषा है, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबी हो, उनको हम आगत के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि ये स्वर है, इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। इसका भी
महत्व है हमारे हिंदी में, क्योंकि अब कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है बाल। इस बाल में इस दीर्घ आ का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाता है सर के बाल, जो हमारे बाल है या केस। इस बाल का जो अर्थ है हमारे सर के बाल, ठीक। लेकिन अगर हम वहीं जो यहाँ पे दीर्घ आ की मात्रा प्रयोग हुई है, अगर हम इस अ की मात्रा लगा दें तो हो जाएगा हमारा बॉल। इसका मतलब होता है गेंद। तो इस स्वर के प्रयोग से देखिए इसका अर्थ बदल गया, और जब इस स्वर के प्रयोग से इसका अर्थ बदल गया, तो इसका भी प्रयोग दीर्घ स्वर में किया जाता है। अगर कहीं पे लिखा है कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आप लोग इसको भी देखेंगे। इनमें से कोई रहेगा तो आप उसको टिक करेंगे, अगर ये भी रहेगा तो इसको भी हम टिक करेंगे। लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे कि अगर पूछा जाएगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो आप लोग 6 ही बताएंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। सॉरी 6 नहीं, 7 है, ये 7 है इसकी संख्या। इसकी संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसकी संख्या 7 है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक ना। आप लोग सुधार कर लीजिए, इसकी संख्या 7 है, हम काउंट में थोड़ा दिक्कत हो गया। इसकी संख्या 7 है। आप लोग इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे प्लुत स्वर। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर हम लोगों ने लघु स्वर देख लिया, दीर्घ स्वर देख लिया, अब देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है ये भी हमारे हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग अक्सर किसी को बुलाने में या किसी का संबोधन करने में किया जाता है। इसके उच्चारण में अधिकतर 3 मात्रा से भी अधिक समय लग सकता है। जरूरी नहीं 3 ही मात्रा का समय लगे, उससे भी अधिक समय लग सकता है। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा या 3 से अधिक भी हो सकता है, 3 से अधिक मात्रा का समय लगे, प्लुत स्वर कहलाता है। आप लोग इसकी परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके उदाहरण बताते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत एक लाइन आप लोग और लिख लीजिए। इसका प्रयोग संबोधन में या गानों मतलब जो गाना होता है, जो गीत होता है, गानों के आलाप में किया जाता है। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं हम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक मंत्र ओम का, ओम। ये जो सिंबल है यही है प्लुत स्वर का सिंबल। ऐसे इसको बोलते हैं। इसको ड नहीं समझेंगे। ड में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी पाई है, लेकिन यहाँ पे खड़ी पाई बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको ड नहीं है, प्लुत स्वर का मतलब सिंबल है।
ये जहाँ पे लग जाएगा मतलब यहाँ पे थोड़ा अधिक समय लगाना है। यदि हमको इसको बोलना होगा, बोलेंगे ओम ओम, देखिए कुछ ज़्यादा समय लग रहा है जैसे ओम, तो ये जहाँ पे लग जाएगा वहाँ पे कुछ अधिक समय लगेगा। दूसरा हमारा है राम। राम अगर सिंपल साधारण शब्दों में लिखे तो राम ऐसे है, इसको हम पढ़ेंगे राम। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पुरुष स्वर का सिंबल लग गया है। अब इसको हम थोड़ा अधिक समय लेकर पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे राम राम। देखिए थोड़ा अधिक समय इसमें लग रहा है, तो इसीलिए इसको जब बोलेंगे थोड़ा अधिक समय लगाकर बोलेंगे, जैसे राम। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कि इसका प्रयोग संबोधन में या गानों के आलाप में किया जाता है। तो गानों के आलाप आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, कोई भी गाना होता है उसमें कुछ आलाप दिया जाता है, तो उसी आलाप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ से शब्दों को कुछ खींच कर बोला जाता है। जहाँ पर भी खींच कर थोड़ा बोला जाता है वहाँ पे थोड़ा अधिक समय लगता है, तो वहाँ पर पुरुष स्वर का प्रयोग होता है। संबोधन में जैसे गाँवों में कोई दूर से खड़ा व्यक्ति है, कोई दूर खड़ा है, जब उसको बुलाते हैं तो देखिए जैसे गांव में रेरिया के बुलाते हैं, जैसे किसी के नाम के आगे वाह लगा देते हैं, नाम के आगे वाह लगा देंगे फिर उसको बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम, फिलहाल किसी का नाम से मेरा ही नाम ले लीजिए, नीरज है, तो मेरे नाम के लास्ट में वाह लगा करके दूर से बुलाएंगे और वाह को थोड़ा खींच कर बोलेंगे। जैसे मैं दूर खड़ा हूँ तो मेरे घर से बुलावा आया, तो बुला रहे मैं सुन नहीं रहा हूँ, तो क्या करेंगे, पुल्लिंग स्वर का प्रयोग करेंगे, अब बोलेंगे जोर से, हे नीरज वाह, नीरज वाह। वाह बोलेंगे तो उस पर थोड़ा जोर देकर बोलेंगे, तो जो वाह है वहाँ पर भी पुल्लिंग स्वर का प्रयोग होता है। तो यानी जो संबोधन है किसी को बुलाने में, जो दूर खड़ा है वहाँ पर भी पुल्लिंग स्वर का प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद देख लिए हैं। पहला हमारा था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था हमारा पुल्लिंग स्वर। आइए हम दूसरा आधार देखते हैं। हमारा दूसरा आधार था जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। यदि एग्जाम में आएगा कि उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, तो आप लोग 3 बताएंगे। पहला बताएंगे लघु स्वर, दूसरा बताएंगे दीर्घ स्वर और तीसरा बताएंगे पुल्लिंग स्वर। अब दूसरा आधार हम देखते हैं। दूसरा हमारा है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर भेद से तात्पर्य है, तो हम जो व्याकरणचार्य हैं हमारे हिंदी के, उन्होंने जिह्वा को 3 भागों में बांटा। तो जो हमारे यहाँ कंठ के पास जो जिह्वा जहाँ से निकलती है उसको जिह्वा का पश्च भाग माना, और जो जिह्वा का जो बीच का भाग है उसको जिह्वा का मध्य भाग माना, और जो जिह्वा का जो आगे वाला भाग है इसको जिह्वा का अग्र भाग माना। तो जो 11 स्वर हैं उनके उच्चारण में कभी कभी जिह्वा के आगे वाले भाग का योगदान होता है, कभी कभी जिह्वा के बीच वाले कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा के बीच वाले भाग का योगदान रहता है, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा के पीछे वाले भाग का योगदान रहता है। तो इस आधार पर जो व्याकरणचार्य हैं हमारे, उन्होंने स्वर को, जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला हमारा है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो आप लोग हेडिंग से ही जान गए हैं कि अग्र स्वर में जिह्वा के आगे वाले भाग का योगदान रहेगा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का जो ये आगे वाला भाग है, ये आगे वाला वो योगदान देता है। यानी अगर हम इस आगे वाले भाग को अगर यदि हम हाथ से पकड़ लेंगे तो यदि उन स्वरों को उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। अग्र स्वर के अंतर्गत
4 स्वर यही आते हैं। इनके उच्चारण में जीवा का आगे वाला भाग योगदान देता है। अब जैसे मैं भी अपने जीवा का आगे वाला भाग को उंगली से पकड़ता हूँ और इनका उच्चारण करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो यानी यदि हम जीवा का आगे वाला भाग पकड़ लेंगे, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तो इन स्वरों का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए ऐ यही 4 स्वर आते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अग्र स्वर है। तो इन्हीं चारों में से जो भी जिस विकल्प में रहेगा आप लोग उसको सही टिक कर देंगे, ठीक ना। आइए हम देखते हैं, हमारा दूसरा है जीवा के आधार पर स्वर के भेद में मध्य स्वर। इसके अंतर्गत केवल एक ही आता है, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है, वो है ह्रस्व आ। तो इसके उच्चारण में जो जीवा का जो हमारे से जीवा जो है, मान लीजिए कंठ है, ये हमारा गला है कंठ, ये हो गया जीवा का अग्र भाग, ये हो गया मध्य भाग, और ये हो गया जो हमारे गले से चिपका हुआ है पश्च भाग। तो अग्र भाग के अंतर्गत 4 आ गए ई ए, और जो जीवा का जो मध्य भाग है इसका योगदान जो है, जो ये ह्रस्व आ लिखा है, इसके उच्चारण में यही जीवा का जो मध्य भाग है यही उपयोग में आता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है, वो है ह्रस्व आ, जिसको आम बोलचाल की भाषा में छोटा आ कहते हैं। आइए हम देखते हैं पश्च स्वर के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं। बाकी जो बचे हुए स्वर हैं वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे दीर्घ आ हो गया, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और औ। एक हमारा आता है आगत स्वर, लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं। विकल्प में रहेगा तो इसको पश्च स्वर में टिक कर देंगे, लेकिन संख्या की दृष्टि से इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 पश्च स्वर में हमारे यही 5 स्वर आते हैं। पश्च स्वर में यही हमारे दीर्घ आ आता है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ। इनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग योगदान देता है। आप लोग खुद उच्चारण करके देखिए, जैसे आ, देखिए कंठ के पास से है आवाज आ रही है, आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। देखिए जब आप लोग खुद उच्चारण करेंगे तो आप लोग ये महसूस करेंगे कि जो इन स्वरों का उच्चारण हो रहा है, कंठ के पास से जो जीवा का भाग है वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों ने उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद देखे, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने देखा जीवा के आधार पर स्वर के भेद, जिसमें था अग्र स्वर, इसके अंतर्गत ई ए आता है। फिर मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक स्वर ह्रस्व आ आता है। फिर पश्च स्वर के अंतर्गत हमारा दीर्घ आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और एक आगत स्वर जो है ये आता है। अब हमारा अगला आधार था मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, आइए हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो आधारों पर हम लोगों ने स्वर के भेद देख लिए, एक उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, और दूसरा देख लिए जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। और हमारा तीसरा आधार है मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो हेडिंग से ही आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्वरों के उच्चारण में मुख जिस प्रकार खुलेगा उस प्रकार इसमें स्वरों को वर्गीकरण किया गया है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा आता है समृद्ध स्वर,
दूसरा है अर्धसमृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर। और तीसरा आता है विवृत स्वर, और चौथा आता है अर्ध विवृत स्वर। मुख खुलने के आधार पर यही स्वर के 4 भेद हैं। आइए हम एक एक करके इनकी परिभाषा और इनके अंतर्गत आने वाले स्वरों को जानेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, इसकी परिभाषा है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है लगभग ना के बराबर खुलता है, मतलब खुलता ही नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत खुलेगा, लगभग ना के बराबर खुलेगा। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग ना के बराबर खुलता है, ना के बराबर खुलता है, उसी को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। मुख ना के बराबर खुलने का तात्पर्य है बहुत हल्का फुल्का मुख खुलेगा, पूरा बंद भी नहीं रहेगा लेकिन पूरा तनिक भी खुला भी नहीं रहेगा, बहुत हल्का फुल्का खुला रहेगा। तो ऐसे इन स्वरों की संख्या हमारे वर्णमाला में 4 स्वर हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। यही 4 स्वर जो हैं हमारे समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग इनका उच्चारण करिए और देखिए मुख कितना खुलता है। इनका देखिए उच्चारण कर रहे हैं हम, ई उ उ, ई उ उ। मुख देखिए हमारा एकदम लगभग ना के बराबर खुल रहा है, मुख जो है हमारा वो लगभग ना के बराबर खुल रहा है, इसलिए इन स्वरों को हम समृद्ध स्वर के अंतर्गत रखेंगे। समृद्ध स्वर के अंतर्गत यही 4 स्वर आते हैं, ई उ उ। मुख लगभग ना के बराबर खुलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग ना के बराबर खुलता है उन स्वरों को क्या कहते हैं। तो विकल्प में रहेगा समृद्ध स्वर कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं, या अर्ध समृद्ध या अर्ध विवृत। तो आप लोग समृद्ध स्वर टिक लगाएंगे जो कि आपका सही उत्तर रहेगा। तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले आप लोग स्वरों को देख लिए हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, यही समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में जो मुख हमारा था वो लगभग ना के बराबर खुलता था, लेकिन अर्ध समृद्ध में जो हमारा मुख है वो आधे से भी कम खुलेगा, आधा खुलेगा, आधे से कम खुलेगा, वो पूरा आधा भी नहीं रहेगा, वो आधे से कम खुलेगा। इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, मतलब आधा भी नहीं खुलेगा, आधे से कम खुलता है, वो अर्ध समृद्ध स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला में 2 स्वर हैं, एक है ओ और एक है ए। ध्यान रखिए ए है, ऐ नहीं है, ये ए है। यही 2 स्वर हैं जो हमारे अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। आइए हम इनका उच्चारण करते हैं और देखते हैं हमारा मुख आधे से कम खुल रहा है कि नहीं। देखिए ओ ए। आप लोग ध्यान से देखेंगे जो हमारा मुख है
ओ आधे से कम खुल रहा है। जैसे देखिए ओ ए। तो अर्ध सम्मिलित के अंतर्गत यही दो स्वर आएंगे, पहला है ओ, दूसरा है ए। हम लोगों ने सम्मिलित स्वर देख लिया और अर्ध सम्मिलित स्वर देख लिया। आइए अगली हेडिंग डालते हैं, विवृत स्वर। अगली हेडिंग रहेगी विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर का मतलब होता है, विवृत का मतलब होता है पूरा खुल जाना। तो आप लोग इसकी जो इसका अर्थ है विवृत मतलब पूरा खुल जाना, तो इसके अर्थ से आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख हमारा वो पूरा खुल जाता है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं विवृत स्वर, उसको हम विवृत स्वर कहते हैं। आज इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, उसको हम विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही स्वर आता है, वो है दीर्घ आ। इसके अंतर्गत यही एक ही स्वर आएगा, दीर्घ आ। जब आप लोग इसका उच्चारण करेंगे देखेंगे जो मुख द्वार है वो लगभग पूरा खुल जाता है। जैसे आ, जब कहेंगे आ, जैसे कहीं पे लिखा है आम, और जब आप इसका उच्चारण करेंगे कहेंगे आम। देखिए आ को बोलने में मुख जो है हमारा वो पूरा खुल जा रहा है, आम। तो ये जो है आ जो है विवृत स्वर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विवृत स्वर में जो मुख है वो पूरा खुल जाता है। तो विवृत स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है, वो है दीर्घ आ। हमारा अगला हेडिंग रहेगा अर्ध विवृत स्वर। आप लोग नंबर चौथा हेडिंग डाल लें, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर में जो मुख द्वार है, मुख जो है आधे से अधिक खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा। विवृत में पूरा खुल जाता था, लेकिन अर्ध विवृत में आधे से अधिक खुलेगा। मुख जो है अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत जो स्वर आते हैं उनके उच्चारण में जो मुख है वो आधे से अधिक खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा, एकदम पूरे से थोड़ा कम रहेगा लेकिन आधे से अधिक रहेगा। इसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं, ह्रस्व आ, ऐ और औ। अब आप लोग इनका उच्चारण करिए, देखिए मुख आपका आधे से अधिक खुलेगा लेकिन पूरा नहीं खुलेगा। जैसे आ, ऐ, औ, आ, ऐ, औ। तो हम लोगों ने देखा अर्ध विवृत अंतर्गत 3 स्वर आते हैं, ह्रस्व आ, ऐ और औ। तो ये हमारा जो हेडिंग है मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, चारों भेद आप लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्वर को 3 आधारों पर बांट दिया है। अभी एक आधार और बचा है, वो है होठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। आप लोगों ने उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद देखे, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। उसके बाद जिह्वा के आधार पर 3 भेद देखे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद हमने देखा मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद देखे, जिसमें से पहले था सम्मिलित स्वर, दूसरा था अर्ध सम्मिलित, तीसरा था विवृत और चौथा था अर्ध विवृत। आइए हम अगला आधार देखते हैं जिस आधार पर स्वर को बांटा गया है। हमारा अगला आधार है होठ की आकृति के आधार पर स्वर भेद।
होंठ की आकृति के आधार पर स्वर भेद। इस आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है कि इन स्वरों को उच्चारण में जो होंठ है हमारा वो गोलाकार हो जाएगा, होंठ जो है वो हमारा गोलाकार हो जाएगा। और अवृत्तमुखी आ का मतलब होता नहीं, वृत्त मतलब गोलाकार, तो अवृत्तमुखी में अंतर्गत जो हमारा होंठ है वो गोलाकार नहीं होगा। तो परिभाषा आप लोग इसकी लिख लीजिएगा कि वृत्तमुखी के अंतर्गत जो होंठ हमारा वो गोलाकार हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, उ, ओ, औ। उ, ओ, औ। आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारा होंठ है वो वृत्ताकार हो जा रहा है, उ, ओ, औ। तो इसके अंतर्गत वृत्तमुखी अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, उ, ओ, औ। बाकी आवृत्तमुखी के अंतर्गत ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। बाकी जो इतने स्वर है हमारे वो अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने 4 आधार पर स्वर के भेद देखे। पहला था उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, दूसरा देखा कि दूसरा देखा जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, तीसरा देखा मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, और लास्ट था हमारा होंठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। इनके अलावा भी स्वर के कुछ अन्य भेद भी हैं जिनको हम देखेंगे। इनके अलावा भी स्वर के कुछ अन्य भेद हैं। कुछ अन्य भेद हैं जिनका प्रयोग लगभग मात्रा में किया जाता है। स्वर के अन्य भेद, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्वर के अन्य भेद। पहला हमारा रहेगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर तो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो स्वर हैं वो संयुक्त होकर एक नया स्वर बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है 4 स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। आइए देखते हैं जो चारों संयुक्त स्वर है एक किन किन स्वरों से मिलकर बने हैं। जो ए हमारा है वो आ प्लस ई से मिलकर के ए बना है। आई जो है आ प्लस ए मिलकर के, आ प्लस ए मिलकर के आई बना है। आ प्लस बड़ी ई नहीं रहेगा, या आ प्लस दीर्घ ई मिलकर के ए नहीं बनेगा, ये है गलत। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ये छोटा है, छोटी ई है मिलकर के ए बन गया है, यहाँ पर छोटा रहेगा, यहाँ पर बड़ी ई रहेगा तो मिलकर के आई बन जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर जो ऐ है एक ह्रस्व आ और ए मिलकर के आई बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो ओ है वो आ प्लस ओ मिलकर के ओ बनेगा, और आ प्लस ओ मिलकर के औ बनेगा, आ प्लस ओ मिल करके औ बनेगा। और आ प्लस बड़ा ऊ जो है ए मिल करके औ नहीं बनेगा। इसका आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि आ प्लस बड़ी ई मिल करके आई नहीं बनाएंगे। आप लोग आई बनाना होगा तो आप लोग ह्रस्व आ रहेगा और ए रहेगा, यही मिल करके आई बनेगा। उसी प्रकार आ प्लस ऊ मिल करके ओ बन रहा है, तो आ प्लस बड़ा ऊ मिल करके औ नहीं बनेगा, आ प्लस ओ मिल करके ही औ बनेगा। तो अधिकतर छात्र इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो संयुक्त स्वर है वो किन किन स्वरों से मिल करके बना है। तो ये 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो
अगर ए पूछेगा तो आप लोग आ प्लस ई पे टिक करेंगे। यदि आई पूछेगा तो आप लोग आ प्लस ए पे टिक करेंगे। यदि ओ पूछेगा तो आ प्लस ऊ पे, और यदि औ पूछेगा तो आ प्लस ओ पे आप लोग टिक करेंगे, तभी आप लोगों का सही होगा क्वेश्चन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने स्वर की परिभाषा जानी, स्वर को कितने आधारों पर बांटा गया वो जाना, और स्वर के अन्य भेद भी जाने। संयुक्त स्वर किन किन स्वरों से मिल करके बने हैं वो भी हम लोगों ने जाना। तो जो हमारा स्वर चैप्टर है वो आज टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे, जो कि आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे, तो अगली क्लास में हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन पर चर्चा के लिए हम व्यंजन की परिभाषा जानेंगे, व्यंजन के पूरे प्रकार जानेंगे एक ही वीडियो में। जिस प्रकार स्वर के सभी भेद एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, ठीक उसी प्रकार व्यंजन के जितने भी प्रकार हैं वो सभी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे अगली क्लास में व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।